Hello students, welcome to Smart Classes Institute. I am Siddharth Chaudhary, faculty of biology. Students, हम लोगों ने ब्रेन पावर एग्जाम जो कंडक्ट किया था 10th बोर्ड का जो एग्जाम देने वाले हैं बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, तो आज उस एग्जाम का जो साइंस का अपना सब्जेक्ट है, उस साइंस में बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस थे, है ना, उसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। आपके साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों अलग अलग टीचर डिस्कस करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्कशन, और डिस्कशन के बाद आप लोग को शॉर्ट्स में बताऊंगा कि आप लोग को बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए किस चैप्टर के किस टॉपिक को अपने को फोकस करना, ज्यादा फोकस करना, और किसको पढ़ के जाना, है ना, जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा बोर्ड एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, ये आपके जो ब्रेन पावर का जो एग्जाम था उसमें जो क्वेश्चन नंबर था वो सेम क्वेश्चन नंबर हमने डाला। तो बायोलॉजी का जो क्वेश्चन नंबर है वो 8 नंबर में आता है। अब 8 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट ओनली वंस ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ पैसेज थ्रू द बॉडी। इसका मतलब क्या है? ये पूछ रहा है थ्रू द हार्ट ओनली वंस। इस ओनली वंस का मतलब क्या है? ये सिंगल सर्कुलेशन की बात कर रहा है। आपने पढ़ा है कि सर्कुलेशन 2 टाइप्स के होते हैं, सिंगल एंड डबल। सिंगल सर्कुलेशन किस में होता है? फिश में होता है। क्यों होता है? क्योंकि फिश का जो चैम्बर होता है वो 2 चैम्बर का होता है, एट्रिया एंड वेंट्रिकल। जब ब्लड आता है इस हार्ट के अंदर, तो जो ब्लड आता है वो आता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड, है ना, वो हार्ट में जाता है, और हार्ट से आता है गिल्स में, और गिल्स से जब ब्लड बाहर निकल जाता है तो ये हो जाता है ऑक्सीजनेटेड, और यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से कहां जाता है? बॉडी के अंदर। बॉडी में गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बॉडी से वापस क्या निकलेगा? डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो वन कंप्लीट साइकिल, एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए इस हार्ट के थ्रू ब्लड कितने बार इसको क्रॉस किया? सिंगल टाइम, वन टाइम। इसको बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। और ये जो सिंगल सर्कुलेशन होता है ये होता है फिश के अंदर। ठीक है, अपने पास ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन में रैबिट है, पैरट है, टर्टल है। रैबिट आता है मैमल्स में, पैरट आता है बर्ड्स में, और टर्टल आता है रेप्टाइल्स में। मतलब ये तो नहीं होगा। सेकंड व्हेल आता है मैमल्स में, ये भी नहीं होगा क्योंकि फिश के अंदर ये होता है। बी में आता है फ्रॉग, क्रोकोडाइल, पिजन, ये बर्ड्स है, क्रोकोडाइल रेप्टाइल्स है, और फ्रॉग एम्फीबियन, इसमें भी नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन जो है शार्क, डॉगफिश एंड स्टिंगरे, ये सब फिश होते हैं। इसलिए जो सिंगल सर्कुलेशन है ओनली वंस, उसका आंसर, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन क्रॉस सेक्शन लीफ आइडेंटिफाई द लेयर ऑफ सेल्स वेयर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर्स। ये लीफ का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है। इसमें पूछ रहा है कि किस पार्ट में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। मैं देख रहा था कि एग्जाम में स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को लेकर ज्यादा कंफ्यूज थे, है ना। मैं आपको बता दूं, जो लीफ होता है इसका जो फर्स्ट और फोर्थ लेयर दिख रहा है ये होता है एपिडर्मिस। फर्स्ट और फोर्थ कौन सा होता है? एपिडर्मिस। और सेकेंड एंड थर्ड लेयर है, इसको बोलते हैं मेसोफिल सेल। क्या बोलते हैं? मेसोफिल सेल। और जो फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट के अंदर वो करता है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है मेसोफिल सेल। ये लीफ है, ये लीफ का वेंट्रल पोजीशन है ना, ये वेंट्रल पोजीशन एपिडर्मिस, इसका जो डोर्सल पोजीशन इधर भी एपिडर्मिस, आउटर साइड दो साइड एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के अंदर जो थिकनेस होता है उसको बोलते हैं मेसोफिल सेल। और इसी मेसोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है जो फोटोसिंथेसिस करता है। बहुत सारे स्टूडेंट ने ये स्टोमेटा देख के, है ना, फोर्थ नंबर भी लगा दिया कि फोर्थ ऑप्शन किसमें है, तो फोर्थ ऑप्शन इसमें और इसमें है, जबकि स्टोमेटा एपिडर्मिस लेयर में आता है, और क्लोरोप्लास्ट मैक्सिमम मेसोफिल सेल में होता है। इसलिए मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस सेकंड और थर्ड पार्ट मेसोफिल सेल में होगा, और सेकंड थर्ड ये ऑप्शन अपना क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, which of the following lead to greater variety of in population। मतलब किस पॉपुलेशन में वेरिएशंस ज्यादा आते हैं? ग्रेटर वेराइटी का मतलब होता है वेरिएशंस, और वेरिएशंस किस में आता है? आपने पढ़ा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर।
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं उनका जीन 100% पेरेंट्स के जैसा होता है, और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो दो अलग अलग गैमेट्स फ्यूज करता है और उसके कारण वेरिएशंस आते हैं। तो इसका आंसर है अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, द सेंसिटिविटी मूवमेंट सीन इन टच मी नॉट प्लांट यूजेज। टच मी नॉट जो प्लांट होता है जिसको हम लोग टच करते हैं, है ना, और वो जो होता है उसके जो लीफ होते हैं वो काफी सिकुड़ जाते हैं, तो उसका रीजन क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स होते हैं। बाकी केमिकल और हाइड्रोटॉपीज, फोटोटॉपीज ये सनलाइट में होता है, ये वाटर के कारण होता है। तो जो टच मी नॉट का होता है वो होता है इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल, आपने एनसीईआरटी में पढ़ा है। नेक्स्ट अपना है, ये आपको आंसर दिया हुआ है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में है, इन क्रॉस ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट मेंडल एवॉर्डेड सेल्फ फर्टिलाइजेशन बिटवीन टू ट्रेट्स ऑफ और वेराइटीज ऑफ प्लांट। मेंडल ने जब चाहा कि अपन फर्टिलाइजेशन करें दो अलग अलग प्लांट की वैरायटी के लिए, तो दो अलग अलग प्लांट के वैरायटी के लिए हाइब्रिड प्रोडक्ट बनाने के लिए उसने कौन सा जो है वो मैकेनिज्म को फॉलो किया था, पॉलिनेशन, इमेस्कुलेशन, म्यूटेशन, हाइब्रिडाइजेशन। इसका करेक्ट आंसर है इमेस्कुलेशन। इमेस्कुलेशन क्या होता है, जब कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या करते हैं, उसके एंथर को कट करते हैं, उसको अलग करते हैं, है ना, और उस फ्लावर के स्टिग्मा पे जो फीमेल का पार्ट होता है उसके स्टिग्मा पे अपने चॉइस का बाहर से कोई पॉलिनेटर्स लाते हैं और उसके ऊपर डालते हैं, है ना। तो जो बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर जब उसका फीमेल पार्ट यानी सॉरी उसका मेल पार्ट जो उसका एंथर को कट करते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं इमेस्कुलेशन। नेक्स्ट, in the following group of material which groups contain only non biodegradable item। अब इसमें पूछ रहा है नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब इस ऑप्शन में आते हैं, फर्स्ट में वुड, पेपर, ये सब बायोडिग्रेडेबल होते हैं, है ना। थर्ड में प्लास्टिक डिटर्जेंट तो है लेकिन इसमें ग्रास भी है, ग्रास क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल। ऑप्शन सेकेंड एंड फोर्थ, इनमें जो दिया हुआ है पॉलीथीन, डिटर्जेंट, पीवीसी, है ना, और प्लास्टिक बैकलाइट, डीडीटी, ये जो होता है दोनों ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। मतलब अपना आंसर हो गया थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ, सॉरी सेकंड एंड फोर्थ, अपना आंसर हो गया डी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट 16 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिमूव्ड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट फॉर फ्रॉम द बॉडी ऑफ प्लांट। प्लांट जो है अपना वेस्ट प्रोडक्ट किस फॉर्म में रिलीज नहीं करता है, रेजिन एंड गम्स ये उसका वेस्ट प्रोडक्ट है, यूरिया नहीं होता है, यूरिया होता है एनिमल के अंदर, है ना, तो यूरिया इसमें करेक्ट आंसर होगा, ये रिलीज नहीं करता है। ड्राई लीव्स, ड्राई होने के बाद वो नीचे गिर जाता है, एक्सेस वाटर वो भी रिलीज करता है लीफ के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन का। असर्शन रीजन में जो फर्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, असर्शन क्या है, हाइट इन पी प्लांट्स इज कंट्रोल्ड बाय एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एंड इज दस जेनेटिकली कंट्रोल्ड। मतलब जो पी प्लांट का हाइट है वो एंजाइम पे डिपेंडेंट होता है, और ये जो एंजाइम का फॉर्मेशन होता है ये जीन पे डिपेंड करता है। बिल्कुल सही है, जीन जो होता है वो डीएनए होता है, डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है और उसी प्रोटीन का एंजाइम बनता है। तो बॉडी में किस टाइप का एंजाइम बनना है वो बॉडी में जो डीएनए होता है, जीन होता है, वो डिसाइड करता है। ये तो असर्शन जो है वो करेक्ट है। रीजन है सेलुलर डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन इन द सेल। बिल्कुल सही है कि कौन सा प्रोटीन बनेगा सेल के अंदर वो कौन डिसाइड करता है, सेल का डीएनए डिसाइड करता है, तो ये भी करेक्ट है। अब चेक करना है क्या रीजन असर्शन को फॉलो कर रहा है ना, एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये बिल्कुल करेक्ट कर रहा है। यहाँ ऊपर में क्या है कि डीएनए के अकॉर्डिंग प्रोटीन और एंजाइम बनता है ना, और वो जो प्रोटीन बनेगा वो प्रोटीन किसके अकॉर्डिंग बनता है, नीचे डीएनए लिखा हुआ है ना। तो प्लांट का हाइट एंजाइम पर डिपेंड करता है, एंजाइम प्रोटीन से बनता है एंड प्रोटीन डीएनए बनाता है, ठीक है। तो इसका आंसर फर्स्ट होगा, असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है एंड रीजन जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन करना, ठीक है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट अपना एक और है एसर्शन का क्वेश्चन। इसमें नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर प्लांट ग्रोथ एंड इज टेकन अप बाय प्लांट इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। मतलब नाइट्रोजन प्लांट्स के लिए एसेंशियल एलिमेंट्स है, बिल्कुल सही है। और जो प्लांट नाइट्रोजन को लेता है वो उसके इनऑर्गेनिक फॉर्म नाइट्राइट्स और नाइट्रेट के फॉर्म लेता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। रीजन है the soil is the nearest and richest source of raw material like nitrogen, phosphorus and other inorganic minerals for the plant। इसमें का मतलब है कि जो सॉइल है वो प्लांट को काफी रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, उसमें मिनरल्स होते हैं जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और इनऑर्गेनिक मिनरल्स के फॉर्म में होता है। ये भी करेक्ट है। एसर्शन एक करेक्ट है, आर करेक्ट है। लेकिन अब ये चेक करना कि क्या रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, तो यहाँ पे नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि जो फर्स्ट एसर्शन दिया हुआ है इसमें दिया हुआ है कि नाइट्रोजन नाइट्रेट्स और नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है, और नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट कौन करता है? वो होता है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जो राइजोबियम होते हैं। तो बैक्टीरिया का फंक्शन होता है, बैक्टीरिया वर्क करता है कि नाइट्रोजन को नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है ना। तो ये एसर्शन रीजन दोनों करेक्ट है, बट रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर बी। नेक्स्ट है व्हिच सिस्टम फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी सीएनएस एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। पहले तो यहां तक हम लोग कंप्लीट करते हैं कि कौन सा हमारे बॉडी में सिस्टम होता है, यानी कि नर्वस सिस्टम के अंदर जो सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, इन सीएनएस से पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है। तो आपने पढ़ा है कि हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम टू टाइप्स के होते हैं, सीएनएस एंड पीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सीएनएस से पूरी बॉडी को जो कनेक्ट करता है वो करता है नर्व्स और न्यूरॉन, और ये नर्व और न्यूरॉन कौन से सिस्टम में आता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इसका तो आंसर यहां तक हो जाएगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसका आंसर यहां पे दिया हुआ है पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट है मेंशन द पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर गस्टेटरी एंड ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स आर लोकेटेड। मतलब हमारे बॉडी में कहां पे गस्टेटरी एंड ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए गस्टेटरी रिसेप्टर का फंक्शन क्या है। गस्टेटरी टेस्ट प्रोवाइड करता है, और टेस्ट बर्ड कहां पे होता है? टंग में। तो गस्टेटरी रिसेप्टर्स कहां पे होता है? टंग में। ऑल्फैक्टरी स्मेल के लिए होता है, और स्मेल अपने को कौन से ऑर्गन से मिलता है? नोज से। तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स कहां पे होते हैं? नोज में होते हैं, है ना। तो ये टंग लिखा हुआ है, गस्टेटरी और ऑल्फैक्टरी नोज में। एक और आपका कोई मेडुला का एक पार्ट ये बचा अपना रह गया। मेंशन द पार्ट ऑफ ब्रेन व्हिच कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्शन लाइक ब्लड प्रेशर, सेलिवेशन। मतलब ब्लड प्रेशर और सेलिवेशन, इन सब को हमारे बॉडी में जो भी इनवॉलंटरी कंट्रोल है, इनवॉलंटरी जो हमारे कंट्रोल में नहीं है ना, उसको ब्रेन का कौन सा पार्ट रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है? इसका करेक्ट आंसर है मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला जो हमारे हाइंड ब्रेन में होता है वो हमारे इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है व्हाई डज द पीस ऑफ ब्रेड टेस्ट स्वीट व्हेन च्यूड फॉर सम टाइम। जब हम लोग ब्रेड को, रोटी को कुछ टाइम के लिए चबाते हैं तो उसका टेस्ट जो है वो स्वीट लगता है। इसका क्या रीजन है? तो आपको बताऊं कि जो ब्रेड होता है ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च का बना होता है। और जो हमारा सलाइवा है, जो उसको च्यू करते हैं उसके साथ सलाइवा मिक्स होता है, और सलाइवा में एक एंजाइम होता है सेलेब्री एमाइलेज। मैं लिख देता हूं, सेलेब्री एमाइलेज, या इसी को एक और नाम है, आप लोग याद रखना, इसी को बोलते हैं टाइलिन, PTYLAI। सेलेब्री एमाइलेज क्या बोलते हैं? टाइलिन बोलते हैं। तो हमारे सलाइवा के अंदर सेलेब्री एमाइलेज एंजाइम होता है। जो हम लोग स्टार्च लेते हैं उस स्टार्च का, कुछ स्टार्च का अप्रोक्स 30% स्टार्च का जो डाइजेशन है वो हो जाता है हमारे सेलेब्री ग्लैंड के अंदर, मतलब माउथ के अंदर। कौन डाइजेस्ट करता है? सेलेब्री एमाइलेज। तो जो सेलेब्री एमाइलेज स्टार्च पे एक्ट करता है उसका डाइजेशन होता है, तो ये कन्वर्ट होता है माल्टोज में, और जो माल्टोज है
उसका जो नेचर है वो स्वीट होता है, इसलिए अपने को स्वीट टेस्ट मालूम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेलुलोज एक्ट एज अ रफेज इन मैन बट सर्व एज सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट इन काउ, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। अब सेलुलोज की बात करते हैं। काउ के अंदर जो फूड लेता है वो सेलुलोज के फॉर्म में होता है। सेलुलोज कहाँ मिलता है? ग्रासेज में मिलता है। तो काउ के अंदर जो फूड होता है ग्रासेज, वो काउ के अंदर ग्रासेज का डाइजेशन होता है, क्योंकि काउ के अंदर सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होता है सेलुलेज। तो वो क्या करता है? उसका डाइजेशन करता है, तो उससे उसको जो न्यूट्रिशन है वो काउ को फूड मिल जाता है। और ये सेलुलेज एंजाइम हमारे बॉडी में नहीं होता है, इसलिए हमारे बॉडी में सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता है ना। जब उसका कंप्लीट डाइजेशन नहीं होगा तो वो फाइबर के फॉर्म में, रफेज के फॉर्म में प्रेजेंट होता है और वो हमारे फीसेस से पास आउट हो जाता है ना। इसलिए हम लोग जो ग्रीन प्लांट लेते हैं या हम लोग जो सेलुलोज लेते हैं, जैसे घर में बोलते हैं ना कि फ्रूट या ग्रीन वेजिटेबल्स खाने के लिए, क्योंकि फ्रूट ग्रीन वेजिटेबल्स में क्या होता है कि सेलुलोज ज्यादा होता है। और जब सेलुलोज ज्यादा होगा तो हमारे अंदर जो उसका कंप्लीट डाइजेशन नहीं होगा, जब उसका डाइजेशन नहीं होगा तो वो हमारे बॉडी से बाहर निकलेगा फिशेज के फॉर्म में, है ना। इसलिए उसे कॉन्स्टिपेशन के चांसेस कम होते हैं, है ना। तो याद रखना, काउ के अंदर सेलुलोज एंजाइम इसका डाइजेशन करता है, इसलिए काउ का ये सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट होता है और हमारे अंदर इसका डाइजेशन नहीं होता है, इसलिए फाइबर की तरह यूज करते हैं। इसका आंसर आपको दिया हुआ है ना, आप आंसर देख सकते हो। लिखा हुआ है डाइजेशन ऑफ सेलुलोज इट इज रफेज इन ह्यूमन बीइंग, इन काउ सेलुलोज डाइजेस्टिव एंजाइम एंड फर्मेंटिंग बैक्टीरिया आर प्रेजेंट व्हिच कन्वर्ट सेलुलोज न्यूट्रिएंट कंटेनिंग शुगर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 26 नंबर। राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन द टू वेज ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इन ऑर्गेनिज्म। अब इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन था। उन्होंने क्या किया कि जो एनसीईआरटी में आपने पढ़ा है कि ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस होता है, फिर ग्लाइकोलाइसिस के बाद ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या बनता है, ऐसा शुरू कर दिया। इसमें क्या पूछ रहा है? टू वेज ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इन ऑर्गेनिज्म। इसमें आपको टू वेज में आता है एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। दोनों में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करते हैं। तो एरोबिक कंडीशन और एनएरोबिक कंडीशन में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, उनमें टू डिफरेंस लिखने हैं। आपको पता है कि एरोबिक का मतलब होता है जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है और एनारोबिक में ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। इसके अलावा और भी डिफरेंस है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन यानी कंप्लीट कंबसन होता है, बट एनएरोबिक में कंप्लीट कंबसन नहीं होता है। ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। एक पॉइंट आप और लिख सकते हो कि जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो टोटल 36 और 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, बट जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो तब ओनली 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। एक और डिफरेंस लिख सकते हो, एरोबिक रेस्पिरेशन में जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करते हैं तो एटीपी यानी कि एनर्जी, H2O और CO2 का प्रोडक्शन होता है, और जब एनएरोबिक करते हैं तो एनर्जी के साथ साथ लैक्टिक एसिड एंड इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है ना। तो आपको एरोबिक और एनएरोबिक ये टू वेज है, इनमें आपको डिफरेंस लिखना था। ठीक है, या फिर इसके बदले और करके दो क्वेश्चन दिया हुआ है। व्हेन अ स्पोर्ट्समैन रन्स ही गेट्स मसल्स क्रैम्प व्हाई। जब कोई स्पोर्ट्समैन रन करता है या आप भी कभी सडनली खेलने के लिए निकल जाते हो, कभी दौड़ जाते हो, तो फिर जब आप रेस्ट करने आते हो, रात को सोने आते हो, तो आपके मसल्स में, लेग के मसल्स में क्रैम्प होता है। इसका रीजन क्या है कि जब हम लोग सडनली वर्क करते हैं या फास्ट रन करते हैं तो अपने को, अपने मसल्स को ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, और ज्यादा एनर्जी यानी कि एटीपी बनाने के लिए अपने को ऑक्सीजन की नीड होती है। और जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन कम होने लगता है, जितना चाहिए उतना सप्लाई नहीं होता है, तो हमारा मसल्स एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है। और जब बॉडी एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, उसके कारण लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और जब बाय प्रोडक्ट एनर्जी तो बनता है एनारोबिक से, लेकिन साथ में लैक्टिक एसिड बनता है, और वो लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में एक्यूमुलेट हो जाता है, स्टोर हो जाता है, जिसके कारण मसल्स क्रैम्प होता है। और फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो उस लैक्टिक एसिड का हो जाता है ब्रेकडाउन, तो फिर मसल्स क्रैम्प फिर से अपना गायब हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस इफ कंडक्टिंग ट्यूब्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप अ लीक, हाउ कुड दिस बी अवॉइडेड। यदि किसी कंडक्टिंग सिस्टम, जैसे कट लग गया तो क्या होता है, वहां पे ब्लड रिलीज होने लगता है। क्यों होता है?
क्योंकि जहां भी अपने को कट लगता है वहां पे ब्लड वेसल्स होते हैं, है ना, और ब्लड वेसल्स में ब्लड फिल होता है, ठीक है। तो कट लगने के बाद वहां पे ब्लड रिलीज होता है, और ब्लड रिलीज को अपन कैसे इसको अवॉइड कर सकते हैं, तो आपको पता है कि हमारे ब्लड के अंदर एक सेल होता है प्लेटलेट्स, और ये प्लेटलेट्स क्या करता है, हमारे ब्लड को क्लॉट करता है। कब क्लॉट करता है, जब ब्लड बॉडी से यानी कि अपने ट्यूब से, अपने ब्लड वेसल से जब बाहर आने लगता है, तब वहां पे प्लेटलेट्स जो है वो वहां पे क्लॉटिंग करता है। एक प्रोटीन होता है फाइब्रिनोजन, उस फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है, और फिर वहां पे क्या होता है, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, वहां पे ब्लॉकेज हो जाता है, ठीक है। उसका आंसर आपको दिया हुआ है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन का डिफरेंस दिया हुआ है। फिर आपका लिखा हुआ है ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन मसल क्रैम्प जो होता है, फिर लीकेज विद रिजल्ट ऑफ लॉस ऑफ ब्लड, प्लेटलेट्स हेल्प इन क्लॉट फॉर्मेशन एंड प्रिवेंट ब्लड लॉस। इसका आंसर आपको यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव रीजन व्हाई सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज नेसेसरी इन बर्ड्स एंड मैमल्स। अब बर्ड्स और मैमल्स में आपने पढ़ा है कि जो बर्ड्स और मैमल्स होते हैं इनमें 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल। ऊपर अपना होता है लंग्स, नीचे अपना होता है बॉडी, है ना, लंग से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आता है, देन लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में जाता है, फिर बॉडी से राइट ऑरिकल में आता है, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में आता है, वापस लंग्स में जाता है। तो इसमें दिया हुआ है कि बर्ड्स और मैमल्स के लिए ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। आपको यह भी पता है कि इन बर्ड्स और मैमल्स के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी से क्रॉस करता है और डीऑक्सीजनेटेड वेन से क्रॉस करता है। तो ऐसा सेपरेशन की क्या नीड पड़ गई, ये पूछ रहा है। इसका इसलिए पड़ा कि जो बर्ड्स और मैमल्स है ये कॉम्प्लेक्स एनिमल है ना, और कॉम्प्लेक्स एनिमल होने के कारण, और जो होता है ये वार्म ब्लडेड होते हैं, और जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होता है उनके बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो ज्यादा होता है। जब उनके बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है तो ये एनिमल्स या बर्ड्स अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना चाहते हैं, और उस रेगुलेशन के लिए जरूरी है कि ब्लड ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग सप्लाई हो। समझ में आया? ये दोनों हाइयर एनिमल्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स होते हैं, इनके बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो इनके बॉडी को अपना रेगुलेट करना पड़ता है, उसके लिए ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है, इसलिए हम लोग ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड को सेपरेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेफ्ट वेंट्रिकल हैज थिकर वॉल देन दैट ऑफ राइट वेंट्रिकल। वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखो ये दोनों नीचे वेंट्रिकल का पार्ट है, लेफ्ट वेंट्रिकल ये वाला जो पार्ट है वो मोर थिकर होता है एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल। तो इसका जो लेफ्ट वेंट्रिकल का चैम्बर है वो मोर थिक क्यों होता है, इसका रीजन ये है कि देखो आप लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहां पे जा रहा है, बॉडी में, मतलब यहां से लेफ्ट वेंट्रिकल जब पंप करेगा तो इसका ब्लड पूरी बॉडी में जाएगा, ऊपर भी जाना है और नीचे भी जाना है, मतलब इस ब्लड को अपने को ज्यादा डिस्टेंस तक सप्लाई करना है। तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिस्टोल होता है ना, तो उसके अंदर सिस्टोल मतलब कि उसका जो सिस्टोल होता है वो हाई प्रेशर से होता है। क्यों? क्योंकि ब्लड को अपनी पूरी बॉडी तक भेजना है, तो वो जो उसका मेम्ब्रेन है, उसका जो लेयर है, उस प्रेशर के कारण रप्चर ना हो जाए, इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकल ठीक होता है। और राइट वेंट्रिकल ब्लड कहां पे आता है, बॉडी राइट वेंट्रिकल निकला और लंग्स के पास, आपको पता है यहाँ पे हार्ट, यहाँ पे लंग्स, है ना, तो बिल्कुल पास में। राइट वेंट्रिकल से सिर्फ लंग्स के पास भेजना होता है, इसलिए इसका जो मेम्ब्रेन है, जो लेयर है, वॉल है, वो थिन होता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल का ठीक होता है क्योंकि हाई प्रेशर लगाना पड़ता है। नेक्स्ट है आर्टरीज, आर्टरीज हैव थिक वॉल व्हाइल वेन्स हैव वॉल्स। अब थिक वॉल एंड वॉल, आर्टरीज क्या होता है, हमारे बॉडी में जो ऑक्सीडेटिव ब्लड लेके जाता है पूरी बॉडी में वो आर्टरीज है, और पूरी बॉडी से वापस जो डीऑक्सीडेटिव ब्लड आता है हार्ट के अंदर वो अपना वेन है। तो जो आर्टरी होता है आप चेक भी करोगे, आर्टरी जो होता है वो काफी थिक होता है, आर्टरी का जो पाइपलाइन है वो काफी थिक होता है। थिक होने का रीजन ये है
कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड जाता है बॉडी में, ये जाता है आर्टरी के थ्रू। तो लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है, जब ये पंप करता है तो जो ब्लड होता है वो जर्क के साथ, है ना, हाई फ्लो के साथ उस पाइपलाइन में आर्टरी में जाता है। यदि ये आर्टरी का वॉल थिक नहीं होगा और जब ब्लड पंप करेगा और ब्लड इसमें जाएगा तो इसका वॉल रप्चर्ड हो सकता है ना। इसलिए आर्टरी का वॉल क्या होता है, थिक होता है। वेन हैज वॉल्व, अब वॉल्व क्या होता है, वाल्व होता है जो सिंगल डायरेक्शन में ओपन होता है। वेन क्या करता है, इसे लोअर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीडेटेड ब्लड वापस लेके हार्ट में आता है। जब नीचे से लेके आएगा, आप सोचो कि ये वेन है, इस वेन में यहां से ब्लड नीचे से ऊपर के तब जा रहा है, तो इसमें तो ग्रेविटी भी लगती होगी, है ना, कि जब ये ब्लड नीचे से ऊपर आता है तो ये ऊपर जाने के बाद तो फिर से भी तो नीचे आ सकता है ना, नीचे से ग्रेविटी लगती है। तो ये ब्लड जब ऊपर आता है तो ऊपर आने के बीच बीच में वेन में इस टाइप के वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। जब ब्लड को नीचे से ऊपर आना है तो ये वॉल्व ओपन होगा, जैसे ये वॉल्व ओपन हुआ तो ब्लड ऊपर आया, जैसे ब्लड ऊपर आया ये वॉल्व क्लोज। जब वॉल्व क्लोज हो गया तो ब्लड वापस नीचे नहीं आएगा, फिर एक हाइट पे गया, है ना, यहां तक ब्लड आया, ये वॉल्व ओपन हो गया, ब्लड ऊपर गया, वॉल्व क्लोज। तो ये जो वॉल्व होते हैं वेन्स के अंदर, वो ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये आपका थिक वॉल एंड वॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग इज लेबल द ऑर्गन व्हिच परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शंस फ्रॉम यूरिन। ये हम लोग डायग्राम देखते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट जो डायग्राम है, इस डायग्राम में जो अपने पास क्वेश्चन है वो ये बोला कि आपको डायग्राम एक ड्रॉ करना है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, उसमें समझाना है कि यूरिन का फॉर्मेशन कहाँ से होता है। फिर बी है जहां से यूरिन जो है वो किडनी से कलेक्ट किसके थ्रू होता है, उस ट्यूब के बारे में, बी के बारे में समझाना है। नेक्स्ट है यूरिन स्टोर कहाँ होता है, और डी पास आउट कहाँ होता है। तो सबसे पहले फॉर्म यूरिन, यूरिन का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, यूरिन का फॉर्मेशन इसमें होता है किडनी में। तो फर्स्ट का एक आंसर हो गया किडनी, किडनी में यूरिन का फॉर्मेशन होता है। सेकंड है लॉन्ग ट्यूब व्हिच कलेक्ट यूरिन फ्रॉम किडनी, कौन सा ट्यूब है जो किडनी से यूरिन का कलेक्शन करता है, तो ये अपना ट्यूब हो गया, इसको बोलते हैं यूरेटर, यूरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोर यूरिन, यूरिन को स्टोर कौन करता है, ये अपना सी है, जिसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, जो यूरिन का स्टोर करता है। और नेक्स्ट है पास आउट यूरिन, यूरिन जो पास आउट होता है वो अपना ये डी वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं यूरिथ्रा, है ना। तो किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा, ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम ऑफ टू सब्सटेंस व्हिच सिलेक्टिवली रीएब्सॉर्ब फ्रॉम द ट्यूब्यूल्स ऑफ अ नेफ्रॉन। जब नेफ्रॉन से यूरिन ये पास होता है तो उसमें से कुछ ऐसे सब्सटेंस का नाम बताओ जो वापस, जो किडनी से नेफ्रॉन में रिलीज हो चुका है ना, फिल्टर हो चुका है, उस फिल्ट्रेशन के बाद वो वापस रीअब्सॉर्ब हो जाता है। इसमें बहुत सारे सब्सटेंस है ना, वाटर है, NaCl है, ग्लूकोज है, एमाइनो एसिड्स है ना, बहुत सारे हैं। अपने को क्या लिखना है, अपने को दो नेम देना है, जो लिखा हुआ है वाटर, ग्लूकोज दिया हुआ है, एनी अदर आप और भी कुछ कर सकते हो, है ना, इसके NaCl दे सकते हो, एमाइनो एसिड दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गर्ल और अ बॉय बीइंग बोर्न इन अ फैमिली। किसी भी फैमिली के अंदर, किसी भी कपल में, कि बॉय और गर्ल के जो चांसेज है वो कितने परसेंट चांस होते हैं, कि आपको इसको जस्टिफाई करना है कि उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है कि कपल का नेक्स्ट चाइल्ड बॉय होगा या गर्ल होगा। देखो आप लोगों ने पढ़ा है कि ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोजोम होते हैं, है ना, उसमें 44 ऑटोसोम होता है एंड 2 सेक्स क्रोमोजोम होता है। देखो यदि फीमेल की बात करें तो फीमेल में कितना होता है, 44, इसको बोलते हैं ऑटोसोम, इसको क्या बोलते हैं, ऑटोसोम। और XX इसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोजोम, क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोजोम। सेम मेल के अंदर भी 44 प्लस XY, 44 ऑटोसोम, XY इसका सेक्स क्रोमोजोम। तो फीमेल के अंदर X एंड X सेक्स क्रोमोजोम होता है और मेल के अंदर X एंड Y होता है। ठीक है, जब ये फीमेल गैमिट्स का फॉर्मेशन करेगी तो उसके गैमिट्स में ओवा में आपको पता है कि क्रोमोजोम नंबर जो हाफ हो जाता है, कि 44 से 22 और XX से कोई भी एक X आ जाएगा।
दूसरे गैमेट्स में फिर ये 22 क्रोमोसोम जाएगा और दूसरा एक्स हो जाएगा। ठीक है, मेल जब गैमेट बनाएगा तो 44 का हाफ हो जाएगा 22 और एक्स वाई में से कोई भी एक एक्स आ जाएगा, और दूसरे गैमेट्स में ये 22 और दूसरा वाई क्रोमोसोम वो वाई क्रोमोसोम आ जाएगा, है ना। तो मेल के अंदर वो क्या है, मेल के अंदर 2 टाइप के गैमेट्स बन रहे हैं, 22 प्लस एक्स एंड 22 प्लस वाई। बट फीमेल के अंदर 22 प्लस एक्स मतलब सेम टाइप के गैमेट है, तो फीमेल में तो एक ही टाइप का गैमेट बन रहा है, लेकिन मेल में 2 टाइप्स के गैमेट बन रहे हैं। अब ये दो जब फ्यूज होगा तो आप सोचो जो नेक्स्ट ऑफ स्प्रिंग बनेगा, तो ये नेक्स्ट ऑफ स्प्रिंग बनेगा, तो ये 22 ये 22 44 तो हो गया, 44 हो गया। अब सेक्स क्रोमोसोम की बारी है, डिपेंड करता है, यदि मेल का एक्स क्रोमोसोम आता है और फीमेल का भी एक्स क्रोमोसोम आता है तो 44 प्लस एक्स एक्स हो गया, और जब एक्स एक्स होगा तो गर्ल क्या होगी, सॉरी बेबी क्या होगी, गर्ल होगी। सेकेंड कंडीशन क्या बनता है, यदि मेल का ये वाला गैमेट्स आ गया और फीमेल में तो एक ही है और फीमेल का ये आ गया, तो ये हो जाएगा अपना 44 प्लस फीमेल का एक्स और मेल का वाई, है ना, और एक्स वाई हो गया तो चाइल्ड क्या हो जाएगा, बॉय हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी कितनी है, अब नेक्स्ट जनरेशन में क्या प्रोबेबिलिटी है, 50%, है ना। अब ये 50% जो प्रोबेबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है फादर पे, वो डिपेंड करता है मेल पे। आपको ये भी ध्यान रखना है ना, कि बॉय या गर्ल्स ये होगा, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है सेक्स के लिए, तो वो होता है फादर, क्योंकि फीमेल से तो फीमेल में तो सिर्फ एक्स है, 2 एक्स है, तो दोनों से एक्स तो सेम ही टाइप का है, तो फीमेल तो हमेशा एक्स ही देगी। और फादर, फादर का यदि एक्स आ गया तो डॉटर गर्ल, और यदि फादर का वाई आ गया तो बॉय, है ना। तो सेक्स के लिए फादर रिस्पॉन्सिबल होता है, तो नेक्स्ट डिलीवरी में या नेक्स्ट चाइल्ड बॉय होगा या गर्ल होगी, है ना, इसके चांसेस कितने, 50%, कुछ भी हो सकता है, चाहे कितने नंबर का प्रेगनेंसी हो, चांस ऑलवेज 50% ही होगा, है ना, और आपको इस टाइप से ड्रॉ कर लेना है। नेक्स्ट, नेम द हार्मोन सिक्रेटेड बाय फॉलोइंग ग्लैंड। पेंक्रियास, पेंक्रियास से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, बताओ, आप लोग पढ़े हो। पेंक्रियास से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। आपने इंसुलिन पढ़ा है, याद रखना, पेंक्रियास से कौन सा होगा, इंसुलिन। पिट्यूटरी ग्लैंड से बहुत सारे हार्मोन्स है, ये मास्टर ग्लैंड होता है ना, जो आपने पढ़ा है, ग्रोथ हार्मोन्स वो भी सही है, एफएसएच होता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, एलएच होता है, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन्स, है ना, बहुत सारे हार्मोन्स है जो आप पिट्यूटरी ग्लैंड में लिख सकते हो, वन हार्मोन्स का नाम लिखना है। Why is it advised to consume iodized salt? ऐसा क्यों बोलते हैं कि अपने को जो सॉल्ट लेना चाहिए उसमें आयोडीन होना चाहिए। आप लोग ऐड भी देखते हो कि सॉल्ट ऐड आता है उसमें, और सॉल्ट में आयोडीन है। एक्चुअली जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है ये रिलीज करता है हार्मोन थायरोक्सिन, और थायरोक्सिन हमारे बॉडी के लिए, हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है ना। और इस हार्मोन्स का सिक्रीशन यानी कि थायरोक्सिन हार्मोन्स का सिक्रीशन तभी होगा जब आपका ग्लैंड, जब आपके ग्लैंड को आयोडीन मिलेगा। जब आयोडीन प्रॉपर अमाउंट में मिलेगा तब इस हार्मोन्स का सिक्रीशन प्रॉपर अमाउंट में होता रहेगा। लेकिन यदि आपके फूड में आयोडीन की कमी हो जाती है तो ये जो थायराइड ग्लैंड है ये नेक रीजन में, इसमें स्वेलिंग हो जाता है, और स्वेलिंग होने के कारण इसमें बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाता है, जिसको बोलते हैं ग्वाइटर, है ना, ग्वाइटर डिजीज हो जाता है। इसलिए बोलते हैं कि सॉल्ट में आयोडीन होना चाहिए, आयोडाइज सॉल्ट होने चाहिए। नेक्स्ट है आपको, स्टेट द मीनिंग ऑफ रिसेसिव एंड डोमिनेंट जीन। रिसेसिव और डोमिनेंट जीन में क्या डिफरेंशियल होता है, क्या मीनिंग होता है, आपने पढ़ा है। जैसे मैं प्लांट का एग्जांपल लूं तो कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी, है ना, ये प्लांट के हाइट आप लोग पढ़ते हैं। तो कैपिटल टी जो है ये दोनों डोमिनेंट होता है और ये क्या होता है, रिसेसिव होता है। ये डोमिनेंट, ये रिसेसिव। तो जो डोमिनेंट जीन होता है वो होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस दोनों में अपने आप को एक्सप्रेस करता है, बट जो रिसेसिव जीन होता है वो ओनली होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस होता है। फिर से बताओ, जो डोमिनेंट जीन होता है वो होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस दोनों में
एक्सप्रेस होता है, बट जो रिसेसिव जीन होता है वो ओनली होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस होता है। ठीक है, अब और करके नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट चेंजेस आर ऑब्जर्व इन द यूट्रस इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर। यदि फर्टिलाइजेशन बॉडी में नहीं होता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, तो यूट्रस का जो इनर वॉल है उसमें क्या चेंजेज आते हैं। आपने पढ़ा है यूट्रस का जो इनर वॉल होता है उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम, है ना। जब ओवुलेशन होता है तो ओवुलेशन के बाद इस इनर वॉल में एंडोमेट्रियम में ब्लड वेसिस सप्लाई इंक्रीज हो जाता है, ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाता है ना। उसमें नए नए सेल और टिश्यू आने लगते हैं, बहुत सारे म्यूकस ग्लैंड का फॉर्मेशन होता है। क्यों होता है? इसलिए होता है कि ओवुलेशन हुआ है तो फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है। यदि ओवुलेशन फर्टिलाइजेशन हो गया तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रायो ग्रो करता है वो यूट्रस में आके इम्प्लांट होता है। तो उसके इम्प्लांटेशन के लिए जो यूट्रस का इनर लेयर है उसके अंदर ब्लड वेसिस और सेल या म्यूकस लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, उसके लेयर इंक्रीज हो जाते हैं, है ना। बट यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, है ना, वो ओवुलेशन हुआ, ओवम आया और ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ, किसी भी रीजन से स्पर्म एंटर नहीं हुआ, जो भी रीजन है, यदि फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ओवम क्या हो जाएगा? डीजनरेट। और जो नए नए टिश्यू बने थे इनर वॉल में यूट्रस के, वो भी वापस क्या हो जाएंगे? डीजनरेट। जब ये इसके सेल, ब्लड, ब्लड वेसल्स, ओवम ये सब डिजनरेट होते हैं, तो ये सब डिजनरेट होने के बाद फीमेल के वेजाइना के थ्रू पास आउट हो जाते हैं, जिसको हम लोग मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, यूट्रस इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर। नेक्स्ट है आपका, हाउ फेलोपियन ट्यूब कैन हेल्प इन प्रेगनेंसी एंड कैन स्टॉप प्रेगनेंसी। देखो, जो फर्टिलाइजेशन होता है वो होता है फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब में एक एम्पुला का पार्ट होता है, वाइडर पार्ट एम्पुला, वहां पे ओवम आता है। जब स्पर्म इंसेमिनेट करते हैं तो स्पर्म भी मूव करके फेलोपियन ट्यूब में आता है ना, और वहीं पे दोनों मिक्स होते हैं और जाइगोट यानी कि फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। तो फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है। अब स्टॉप कैसे करना है? तो स्टॉप करने के लिए सर्जिकल मेथड आता है जिसको बोलते हैं स्टेलाइजेशन। उसमें क्या करते हैं, जो फेलोपियन ट्यूब होता है उस ट्यूब को कट करते हैं। जैसे मान लीजिए फेलोपियन ट्यूब है तो इसको बीच से कट कर देंगे और इस ट्यूब को यहाँ से टाई कर देंगे, इसको इधर से क्या कर देंगे? टाई कर देंगे। तो जो ओवम है वो ओवम अब आगे नहीं जाएगा, स्पर्म इधर से आएगा, स्पर्म एंड ओवम, है ना, ये दोनों आपस में मिक्स नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ये जो सर्जिकल मेथड है इसको बोलते हैं ट्यूबेक्टॉमी, ट्यूबेक्टॉमी बोलते हैं, है ना। थर्ड है, नेम वन वायरल एंड वन बैक्टीरियल एसटीडीज। एसटीडी क्या है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, है ना। तो आपको वायरल डिजीज जो देना है वो आपका एड्स हो गया, है ना। एड्स वायरल डिजीज में आ गया। बैक्टीरियल में आ गया सिफिलिस, गोनोरिया, है ना। तो आप याद रखना सिफिलिस, गोनोरिया, और वायरल में एड्स हो गया। नेक्स्ट है, नेम कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस दैट प्रिवेंट एसटीडी। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को प्रिवेंट करने कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करते हैं? कॉन्डम आता है, मेल कॉन्डम, फीमेल कॉन्डम। इसके अलावा फीमेल के अंदर डायफ्राम भी आता है ना, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स, वॉल्ट, बहुत सारे। तो आप कॉन्डम लिख सकते हो। ये 35 का आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है अपना 38। 38 नंबर क्वेश्चन जो है ना, इसमें आपको कुछ थ्योरी वगैरह दिए हुए हैं जिसको पढ़ना है। ये डायग्राम आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें क्या शो हो रहा है? ये सनलाइट है ना। इस सनलाइट से लाइट आती है किसको? प्रोड्यूसर को। प्रोड्यूसर कौन होता है? प्लांट। तो प्लांट को सनलाइट मिलता है, प्लांट को सनलाइट से क्या मिलता है? एनर्जी। ये सनलाइट से ऑटोट्रॉप यानी कि प्लांट्स को एनर्जी मिला, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर। ये एनर्जी प्रोडक्शन करता है और एनर्जी को कंज्यूम भी करता है। प्लांट एनर्जी का प्रोडक्शन करता है, कंज्यूम करता है और बाकी जो एनर्जी है वो आगे पास करता है। आपने पढ़ा है कि प्लांट जो होता है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है, उसके बाद उसको खाने वाला सेकेंडरी प्रोड्यूसर, देन टर्सरी प्रोड्यूसर, इस टाइप से होते हैं। तो ये प्रोड्यूसर हो गया और प्रोड्यूसर खाने वाला प्राइमरी कंज्यूमर, और इसने डायरेक्ट लिख दिया सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन आते हैं? कार्निवोर्स। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कार्निवोर्स होते हैं। अब हमेशा याद रखना, प्रोड्यूसर यानी प्लांट, ऑटोट्रॉप, उसको खाने वाला हमेशा हर्बीवोर्स होता है और हर्बीवोर्स को खाने वाला कार्निवोर्स होता है। ठीक है, और यदि इन सब की डेथ होती है तो डेथ होने के बाद ये सब सॉइल में आ जाते हैं और सॉइल में जो क्या बोलते हैं, इनका ब्रेकडाउन होता है, इनका डिकेशन होता है, जो ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये अपने को देखना है।
क्वेश्चन क्या है, क्रिएट अ फूड चेन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। अब इस ऑर्गेनिज्म में फूड चेन को अपने को बनाना है, तो बहुत इजी है, आपने पढ़ा है। सबसे फर्स्ट में क्या आएगा, ग्रास। ग्रास को कौन खाता है, इंसेक्ट। सेकेंड नंबर पे इंसेक्ट, इंसेक्ट को खाता है फ्रॉग। थर्ड पे फ्रॉग, फ्रॉग को खाता है स्नेक। फोर्थ एंड हॉक, 5 नंबर। तो सबसे टॉप पे कौन आएगा, हॉक, है ना। ये टॉप हो गया, सबसे फर्स्ट ग्रास, इंसेक्ट, फ्रॉग, स्नेक, लास्ट में हॉक। ये तो अपना टॉप कंज्यूमर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of these will have highest concentration of non biodegradable chemicals, name the phenomenon। इसमें पूछ रहा है कि इनमें से which of these will have highest concentration of non biodegradable chemicals। जो आपने पढ़ा ना, नॉन बायोडिग्रेडेबल जो डीडीटी वगैरह होते हैं, है ना, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, और ये हायर टॉपिक लेवल में ये धीरे धीरे इंक्रीज होता जाता है। सबसे पहले जो आता है वो लोअर प्लांट के पास आएगा, है ना, प्लांट को खाएगा इंसेक्ट तो उसके पास जाएगा, इंसेक्ट से फिर फ्रॉग के पास जाएगा। जैसे जैसे लोअर टॉपिक लेवल टू हायर टॉपिक लेवल जाते हैं, तो ये जो केमिकल्स है इनका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है। तो सबसे ज्यादा किसके पास होगा, हाईएस्ट कंसंट्रेशन किसके पास होगा, जो टॉप कंज्यूमर होगा, और टॉप कंज्यूमर कौन है, हॉक। तो इसका आंसर हो गया हॉक। नेक्स्ट है, नेम द फेनोमिना, और इस फेनोमिना को बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लो ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल। जब किसी भी फूड चेन में एनर्जी का फ्लो ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि आपने देखा है, जो एनर्जी का प्रोडक्शन करता है वो करता है प्लांट। इसको एनर्जी कहां से मिलती है, सनलाइट से। तो सनलाइट एनर्जी का प्रोडक्शन करता है, और प्लांट से फिर जाता है हर्बीवोर्स में, देन कार्निवोर्स में, ठीक है। या फिर ऐसा बोले, प्लांट एनर्जी का प्रोडक्शन करता है, उसको खाने वाला प्राइमरी कंज्यूमर, देन सेकेंडरी कंज्यूमर, देन टर्शरी कंज्यूमर, जैसे भी है टॉप कंज्यूमर। तो एनर्जी का फ्लो ऑलवेज प्रोड्यूसर टू टॉप कंज्यूमर होता है। कभी ऐसा नहीं होता है कि टॉप कंज्यूमर को नीचे वाला खा गया, उसको नीचे वाला खा गया, उसको प्लांट खा गया, ऐसा नहीं होता है। तो एनर्जी का जो फ्लो होता है वो ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन होता है, और डायरेक्शन भी फिक्स है, प्रोड्यूसर टू टॉप कंज्यूमर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज 10% लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो। 10% लॉ को दिया था लिंडमान ने। लिंडमान की एक थ्योरी है, उसके अकॉर्डिंग जो प्लांट जितने भी फूड का या जितने भी एनर्जी का प्रोडक्शन करता है, उसका 90% पार्ट वो अपने खुद रेस्पिरेशन में और हीट एक्सचेंज में, मतलब कि वो कंज्यूम हो जाता है, और ओनली 10% पार्ट जो है वो प्लांट अपने से ऊपर वाले को, यानी कि हर्बीवोर्स को या प्राइमरी क्या बोलते हैं कंज्यूमर को पास करता है। प्राइमरी कंज्यूमर को जितना फूड मिला है ना, उसका 90% वो अपने रेस्पिरेशन और हीट एक्सचेंज में कंज्यूम कर लेगा, और 10% वो सेकेंडरी को पास करेगा। सेम ऐसे ही सेकेंडरी 90% कंज्यूम करेगा और 10% आगे पास करता है। तो प्रोड्यूसर से जिस जिस लेवल पे टॉप कंज्यूमर पे जाते हैं, तो हर एक जो टॉपिक लेवल पे जो भी ऑर्गेनिज्म है वो 90% कंज्यूम करता है, और ओनली 10% अपने से ऊपर वाले को पास करता है। ये लिंडमान की थ्योरी है, इसको हम लोग बोलते हैं परसेंट लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो। ये 10% लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और करके एक्सप्लेन द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन द इन्वायरमेंट। डिकम्पोजर्स का इन्वायरमेंट में बहुत बड़ा रोल होता है। क्या होता है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो बैक्टीरिया से लेके और हायर टॉपिक लेवल तक जाएंगे, प्लांट, एनिमल जितने भी हैं, जब उनकी डेथ होती है तो डेथ होने के बाद सॉइल में वो डिकम्पोज होते हैं। डिकम्पोजर बैक्टीरिया, फंगी, अर्थवर्म, ये बहुत सारे होते हैं। ये क्या करते हैं, उनका डिकम्पोजिशन करते हैं, है ना। यदि उनका ये डिकम्पोजिशन ना करे तो इस सॉइल पे सिर्फ और सिर्फ डेड बॉडी प्रेजेंट होगा, है ना। तो जितने भी डेड बॉडी होते हैं उनका डिकम्पोजर उनको धीरे धीरे ब्रेक डाउन करता है, डिकम्पोज करता है, और वापस उनके बॉडी में जितने भी मिनरल्स या जो भी है वो वापस सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। तो डिकम्पोजर का इंपॉर्टेंस होता है। व्हाट इज एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या है ना, आपका दिया डेफिनेशन, इकोसिस्टम इज सेल्फ सस्टेन्ड यूनिट ऑफ बायोस्फीयर वेयर इंटरेक्शन अकर्स बिटवीन बायोटिक कम्युनिटी एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। मतलब कि बायोटिक कम्युनिटी मतलब बायोटिक एंड एबायोटिक, है ना। इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम बहुत सारे
कम्युनिटी से बना होता है। इसमें क्या होता है, बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर। बायोटिक में आते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म और एबायोटिक में आते हैं जो फिजिकल इन्वायरमेंटल है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं फॉरेस्ट की, तो फॉरेस्ट एक इकोसिस्टम है, इसमें दो फैक्टर है, बायोटिक एबायोटिक। बायोटिक जो वहां पे लिविंग होते हैं, अब फॉरेस्ट में एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट, बैक्टीरिया, ये सब आ गए बायोटिक फैक्टर में। और उस फॉरेस्ट के लिए क्या क्या चाहिए, सॉइल, एयर यानी कि ऑक्सीजन, है ना, लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये हो गया एबायोटिक फैक्टर या फिजिकल एनवायरनमेंट। तो बायोटिक एंड एबायोटिक ये दोनों मिलके जो पूरा का पूरा एक कम्युनिटी तैयार करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इको सिस्टम बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने ब्रेन पावर एग्जाम के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। और हमने थोड़ा सा फास्ट किया, जहाँ वीडियो लेक्चर बहुत लंबा हो गया है ना, तो हमने थोड़ा सा फास्ट किया। और ये सबके सब क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिए हुए है ना, तो आप लोग इस क्वेश्चन को वापस, सारे के आंसर भी दिए हुए हैं, तो आपको फिर से वापस आप इस आंसर को देख सकते हो, है ना। और यदि आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, या आपका जो ग्रुप बना हुआ है ना, आप वहां भी मैसेज कर सकते हो। उस ग्रुप पे टीचर का सबका नंबर है, आप वहां ग्रुप कर मैसेज कर सकते हो। और यदि आप इस क्वेश्चन को कर लेते हो तो यकीन मानो कि आप साइंस के अंदर 10th में मोर देन 90% मार्क्स आप अटेंड करोगे। क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, इसको कर लेते हो, ये तो मतलब बिल्कुल हाई लेवल का, स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है। इसको आप कर लेते हो तो आप अच्छे मार्क्स लेके आओगे साइंस के अंदर बोर्ड एग्जाम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं और आप लोग को ऑल द बेस्ट फॉर 10th बोर्ड एग्जाम। थैंक यू।